हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है आज का आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय की परिभाषा और उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। आर्थिक भूगोल का अर्थ। आर्थिक भूगोल का अध्ययन का वह क्षेत्र है जो पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। अर्थात ये भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर दृष्टिगोचर होती है। किसकी भिन्नता? आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता। कहाँ? पृथ्वी तल पर। तो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी पर मनुष्य जो जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उन आर्थिक क्रियाओं की अलग अलग जगहों पर मिलने वाली विभिन्नता का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण के रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ पृथ्वी तल से अभिप्राय किससे है? ये उस परिवेश से लिया गया है जहाँ मानव जीवन अस्तित्व में रहता है। इसमें वायुमंडल का निचला भाग, स्थल मंडल का बाहरी भाग जहाँ लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, तथा जल मंडल का मानव द्वारा दोहन की सीमा तक पहुँचने वाला भाग सम्मिलित किया गया है। इसे हम जीवमंडल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पृथ्वी का यह परिमंडल मानव द्वारा आर्थिक क्रियाओं के संपादन की सुविधा प्रदान करता है। इसकी प्रकृति बदलते ही आर्थिक क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। जैसे मानव धरातल पर खनन, कृषि कार्य करता है, लेकिन महासागरों और सागरों में मूलतः मत्स्यन करता है। इस संबंध में आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए या आर्थिक भूगोल का अर्थ समझाते हुए कहा जा सकता है कि इस विषय में पृथ्वी तल की उन स्थानिक विषमताओं का अध्ययन किया जाता है जो उत्पादन, विनिमय तथा उपयोग और सेवाओं से संबंधित है। आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः क्या क्या शामिल किया जाता है? उत्पादन, विनिमय और उपभोग। तो इनसे संबंधित विभिन्नताओं का अध्ययन स्थानिक संदर्भ में आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। इनकी व्याख्या भूगोलवेत्ता किसके माध्यम से करते हैं? मानचित्रों से, आरेखों से और प्रतिरूपों की सहायता से करते हैं। अब हम मोटा मोटा आर्थिक भूगोल का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से इसकी परिभाषाएं विकसित हुई, वो पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर आर्थिक क्रियाओं का इतिहास मानव विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जिसके अंतर्गत मानव विकास की अवस्था और भौगोलिक परिवर्तन के अनुसार इनका स्वरूप बदलता रहा है। मानव का आर्थिक जीवन समाज के संगठित वर्ग से संबंधित है, लेकिन प्राचीन काल में मानव का ज्ञान सीमित था। वह आदिम तरीके से रहता था तथा उसकी आवश्यकताएं भरण पोषण तक ही सीमित थी। लेकिन मानव की आवश्यकताओं के विकास के साथ साथ ही उसके व्यवसाय भी परिवर्तित होते गए। इनमें पर्यावरण के घटकों के अनुसार अंतर आता गया और पृथ्वी तल पर जो आर्थिक भूदृश्य थे वो विकसित होते गए। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव व्यवसायों के साथ ही पृथ्वी पर उससे जनित विभिन्न आर्थिक भूदृश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एक तो मानव व्यवसाय और उन मानव व्यवसायों के कारण पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों से कैसे भूदृश्य विकसित हुए, इन सब से आर्थिक भूगोल प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद तीव्रता से हुआ और 20वीं सदी के तृतीय दशक में ये भूगोल की स्वतंत्र शाखा बन गई। सब पहले ये भूगोल की स्वतंत्र शाखा नहीं थी। इससे पूर्व आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्यिक भूगोल में किया जाता था। इसका जन्म सर्वप्रथम 1862 में एंड्री द्वारा लिखित विश्व भूगोल
पुस्तक द्वारा हुआ। इसमें मुख्यतः विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़ों एवं तथ्यों का संग्रह था। सर्वप्रथम 1882 में जर्मन विद्वान गोर्ज ने वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया। इसी समय ब्रिटेन में चिसोल्म, अमेरिका में व्हाइटबैक और स्मिथ ये भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन कर रहे थे। आर्थिक भूगोल के प्रारंभिक पर पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रभाव था, जो भूगोल का एक मानव भूगोल का एक विशिष्ट संकल्पना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसका प्रभाव आर्थिक भूगोल पर आरंभ में था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित एवं प्रभावित माना गया। इसमें क्या माना गया कि आर्थिक क्रियाओं को प्राकृतिक पर्यावरण ही प्रभावित करता है। फिर 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय द्वारा, जिनमें विडाल डीला ब्लास, डिमांजिए, फेब्रे आदि थे, उनके द्वारा मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से मुक्त माना। उन्होंने क्या माना कि प्रकृति को मानव विजित कर सकता है, प्रकृति ने जो संभावनाएं दी हैं उन संभावनाओं को मनुष्य भुना सकता है। इस विचार को संभववाद कहा गया। इस संकल्पना के प्रभाव के फलस्वरूप विश्व में आर्थिक विकास में तेजी आई और पश्चिमी देशों ने इसका समर्थन किया और प्राकृतिक शक्तियों को नज़रअंदाज करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। आर्थिक भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में 1925 ईस्वी में हैटनर और कार्ल ओ सावर का यह मत कि भूगोल क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करने वाला विषय है, इससे पर्याप्त बल मिला। जो हैटनर और कार्ल सावर थे, उन्होंने भूगोल के विषय में अपनी एक परिभाषा दी थी कि भूगोल क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन करता है। इस परिभाषा से आर्थिक भूगोल स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में मदद मिली। 1925 ईस्वी में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक भूगोल नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन को व्यापकता प्रदान की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि विश्व के परिवर्तन के कारण समय के साथ साथ आर्थिक भूगोल के अर्थ और क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता रहा। समय के सापेक्ष विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं दी। अब हम इनमें से कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे R.N. ब्राउन थे, उन्होंने 1930 में एक अपनी परिभाषा दी आर्थिक भूगोल की। उनके अनुसार आर्थिक भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों वातावरण के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा में मानवीय क्रियाकलापों पर प्रभाव डालने वाले वातावरण के कारकों पर ही विशेष बल दिया गया। वातावरण के कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि। आर्थिक भूगोल के विकास के इस काल को प्राकृतिक वातावरण का आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन का काल कहा जा सकता है। अब अगली परिभाषा एक प्रसिद्ध विद्वान थे R.E. मर्फी। उन्होंने आर्थिक भूगोल की अपनी परिभाषा दी है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियाँ क्या क्या हैं कि वो आर्थिक क्रियाकलाप करता है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक, तृतीयक, जैसे कृषि, पशुचारण, वानिकी, व्यापार, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य इत्यादि। ये सब जीविकोपार्जन की विधियां हैं। इनमें एक जगह से दूसरी जगह पर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अध्ययन हैं, उनका अध्ययन करता है आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल की अगली परिभाषा हम लेते हैं J.W. अलेक्जेंडर द्वारा दी गई परिभाषा। इनके अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल
पर मानव के आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव के ये कार्य धन के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होते हैं। अपन ने देखा आर्थिक क्रियाकलाप में उत्पादन, विनिमय और उपभोग को शामिल किया जाता है। अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं की स्थानीय या राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर अवस्थिति का विवेचन किया जाता है। अलेक्जेंडर महोदय ने आर्थिक क्रियाओं को इनको 3 भागों में बांटा। किस किस में? उत्पादन, विनिमय और उपभोग। अब युद्धोत्तर काल में नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप विश्व की आर्थिक प्रगति में तीव्रता आई। साथ ही प्राकृतिक जीवन स्तर संबंधी कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनके समाधान हेतु आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में व्यापकता आई। इसके फलस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं रह गया, वरन मानव की कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अर्थात समय के साथ साथ आर्थिक भूगोल के विषय में संशोधन के प्रयास किए गए। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करते हुए D.M. स्मिथ ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया: आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है, जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। अर्थात स्मिथ के शब्दों में भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे का अध्ययन करने वाला विषय बना। इन प्रश्नों के उत्तर में ही आर्थिक भूगोल का मूल छिपा हुआ है। डेविड स्मिथ ने भूगोल में कल्याणकारी दृष्टिकोण को समाज कल्याण की सामाजिक आर्थिक प्रारूप की संकल्पना के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में आर्थिक भूगोल संसाधन उपयोग की अपेक्षा किस पे जोर है? संसाधन संरक्षण, उत्पादन और उससे आर्थिक वितरण तथा आर्थिक विकास की अपेक्षा इको डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। आज आधुनिक भूगोल में किसी प्रदेश या वस्तु विशेष के अध्ययन की अपेक्षा सामान्य सिद्धांतों का निर्माण महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान में आवश्यकता है कि किसी क्षेत्र या देश तक सीमित नहीं, बल्कि सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने की। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी समाज की स्थापना का है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। अतः इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए इसकी कई शाखाएं विकसित हो गई, जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का अधिक गहन और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती हैं, जैसे परिवहन भूगोल, संचार भूगोल इत्यादि। थैंक्स।